सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का लेकर क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि सार्वजनिक फंड का सही उपयोग करें। यदि आप किसी संगठन को चलाते हैं, यदि आप संगठन के हिस्सा हैं और जहां पर लेन देन का कार्य होता है, खासकर सामाजिक लेन देन, चंदे की बात होती है, जहां पर समाज का पैसा लेकर कोई कार्य किया जाता है, उस बारे में बाबा साहब आज कहते हैं कि सार्वजनिक फंड का सही उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का अंबेडकर संदेश में 14 जुलाई 1952 का बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण है जो अब तक जो भी आपने अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के स्पीच सुने हैं, वो आज का अंबेडकर संदेश लीक से हटकर है। कारण ये है कि बाबा साहब एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे थे। वो लक्ष्य अधूरा है, उस लक्ष्य को पूरा करने की कार्ययोजना है और कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे अंबेडकर संदेश में, जहाँ पर निश्चित रूप से आप आश्चर्य मानेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बाबा साहब किस तरह से चंदा इकट्ठा करते थे। जनरली तौर पे हमारे समाज के लोग अर्थात SC ST के लोग कोई कार्य जब करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ SC ST लोगों से ही चंदा वसूलते हैं, लेते हैं। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर किन किन लोगों से चंदा लेते हैं, ये आज के अंबेडकर संदेश में क्लियर होने वाला है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस अंबेडकर संदेश को अंत तक सुने। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ अभी कर लें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 269 से 270 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 14 जुलाई 1952 को मुंबई के दामोदर हॉल में अस्पृश्य कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, बहनों और भाइयों, आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है क्योंकि 1938 में मुंबई में मेरे द्वारा स्थापित किया गया इमारत फंड के बारे में आपको जानकारी दी जा सके। आगे क्या किया जा सकता है ये भी तय किया जा सकता है। इसीलिए वह सभा बुलाई गई है। 1938 में इमारत फंड की स्थापना करने के बाद हर चाल में इसका प्रचार प्रसार किया गया। आज 14 सालों के बाद अस्पृश्य बंधुओं के लिए बनने वाली इमारत को कोई मूर्त रूप नहीं मिल पाया है। इसके कई कारण हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब एक इमारत बनाना चाहते थे मुंबई में, और हम आपको बता दें बाबा साहब ने 1938 में ये कार्य शुरू किया। 1938 में इमारत बनाने के लिए इमारत फंड बना दिया, और इमारत फंड बनाने के बाद बाबा साहब यहाँ पर उसी फंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसी फंड से बाबा साहब ने जगह भी खरीद ली है, ज़मीन भी खरीद ली है। लेकिन 14 साल बीत गए। 1952 का ये स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं। 14 साल में बाबा साहब ये कहते हैं कि अब तक वो बिल्डिंग भवन बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो आखिर उसके कुछ जायज़ कारण हैं। वो कारण क्या हैं? यदि आपकी भी दिलचस्पी है कि आखिर वो कौन से कारण है जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा 14 साल से है, अब तक आज के स्पीच के अकॉर्डिंग 14 साल हो गए जो वो बिल्डिंग भवन बन नहीं पाया, इमारत बन नहीं पाई, और कैसी इमारत बनाना चाहते थे ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसके कई कारण हैं जिस वजह से इमारत नहीं बन पाई है। तो कौन कौन से कारण हैं अब जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं, हालांकि प्रमुख कारण यही है कि 1942 में मैं मुंबई छोड़कर दिल्ली चला गया था। मेरी अनुपस्थिति में फंड का काम जोरों से नहीं चला। असल में मेरे ना होने पर काम रुक जाए ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन यही हुआ है, ये सच बात है, ये बात सच है। 1942 में मुंबई छोड़कर दिल्ली बाबा साहब क्यों चले गए, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। हम आपको बता दें, पूर्व के अंबेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं। 1942 में बाबा साहब लेबर मिनिस्टर के रूप में वायसराय के काउंसिल में कार्यरत थे। 1942 में कार्यरत हो गए थे, और लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब ने लगभग 5 साल कार्य किया। 1946 तक कार्य किया। और आपको मालूम है 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो जाता है। उसके बाद बाबा साहब संविधान सभा में आ जाते हैं, संविधान का कार्य शुरू हो जाता है, और इस भारत देश के पहले कानून मंत्री 1947 में जाकर बन जाते हैं। 1951 में बाबा साहब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम है। इस वजह से बाबा साहब मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए थे, क्योंकि वो सरकार में यहाँ पर शामिल रहे हैं 1942 से 1951 तक।
ये संक्षिप्त इतिहास हमने बताया यहाँ पर। बाबा साहब कहते हैं मेरी अनुपस्थिति में ये काम नहीं चला, ये गलत बात है, ये होना चाहिए था। मेरी अनुपस्थिति में पिछले 10 सालों में लोगों के मन में कई तरह के शक पैदा हुए। इमारत फंड का क्या हुआ या आगे क्या होगा? इमारत फंड चूँकि 1938 में ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू हो गया था और लगभग 2, 3, 4 साल 1942 तक लगातार प्रचार प्रसार चला है और खूब पैसा यहाँ पर इकट्ठा हुआ। तो बाबा साहब इस बारे में कहते हैं कि इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, उससे पता चलेगा इमारत फंड का काम बंद नहीं हुआ था, लेकिन चुपचाप चल ही रहा था। मेरी राय में अब तक इस फंड में काफ़ी रकम जुड़ गई है। रकम इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज इस इमारत फंड में 1,11,228 रुपये 4 आना और 3 पैसे जमा हुए हैं। पूरा आंकड़ा एक एक आने का बाबा साहब देते हैं। रुपए की बात छोड़ दीजिए, एक एक पैसे की, एक एक आने की यहाँ पर बाबा साहब हिसाब देते हैं। इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए अगर हम संगठन में काम कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य समाज के इतिहास में इतनी बड़ी रकम जुटने का ये पहला अवसर है, ऐतिहासिक अवसर। 1,11,228 रुपये 4 आना 3 पैसे। इसमें हम लोगों द्वारा दी गई रकम केवल 31,709 रुपये 4 आना है। बाकी 75,500 रुपया। सोचिए, यही महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पर आप आश्चर्य कर सकते हैं। बाकी 75,500 रुपयों की रकम मैंने ऊंची जात के अपने दोस्तों से इकट्ठा की है। बात सोचिए, बाबा साहब यहाँ पर ऊंची जात यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनसे भी बाबा साहब यहाँ पर पैसे लेने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्योंकि बहुजन समाज के हित के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन उस बहुजन समाज के हित के लिए, अस्पृश्य समाज के हित के लिए जो इमारत यहाँ बनाने जा रहे हैं, तो उसमें बाबा साहब ने 11,11,228 जातियों का भी सहयोग लिया। और थोड़ा बहुत नहीं है मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं 1,11,228 रुपये में 31,709 रुपये 4 आना, इतने रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज यानी कि अस्पृश्य समाज ने जमा किया है। 75,500 रुपये बाबा साहब कहते हैं हमने ऊंची जात के लोगों से लिया है। आप बिलीव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने कितना रकम जमा किया है। और ये यहाँ पर सीखने वाली, समझने वाली बात है कि हम अपने बहुजन समाज के कार्य के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए अगर कार्य करते हैं और अगर आप सक्षम हैं ऊंची जाति के लोगों से पैसा लेने में, चंदा लेने में, सहयोग लेने में, तो हमें ले लेना चाहिए। ये बाबा साहब ने करके दिखाया है। और खैर, आप भी अपना इस संबंध में विचार दे सकते हैं। इसमें हम कोई अंतिम राय अपनी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आपकी राय भी अपेक्षित है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या हमें अस्पृश्य समाज या SC ST बहुजन समाज के लिए कोई हित का कार्य करें तो फिर हमें क्या ऊंची जात के लोगों से चंदा लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि इसमें से 36,500 रुपये की रकम जगह खरीदने के लिए खर्च हुई है। हालांकि आज अगर वह जगह बेचने जाएं तो 1.5 लाख रुपए कोई भी दे देगा। इतनी वह जगह महत्वपूर्ण है। इस रकम में से एक और बड़ा खर्च हुआ है। प्रेस की इमारत बनाने के लिए 35,000 रुपये खर्च हुए हैं। इन दोनों बातों के लिए कुल 71,525 रुपये खर्च हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी है। बाबा साहब देखिए 2 चीज़ों पर पैसा खर्च कर चुके हैं। एक तो ज़मीन खरीद लिया है और दूसरा प्रेस बनाने के लिए, प्रेस की इमारत के लिए। क्योंकि प्रेस बाबा साहब चलाते थे तो वहाँ पर एक समस्या आती थी कि कुछ दिन किराए पर चलाने के बाद वो खाली करना पड़ता था, तो काफ़ी समस्याएं होती थी। अतः बाबा साहब ने यहाँ पर इमारत 35,000 रुपये खर्च किए हैं प्रेस की इमारत बनाने के लिए, ताकि बार बार इधर उधर न करना पड़े। और बाबा साहब कहते हैं इन दोनों बातों के लिए 71,525 रुपये खर्च हो गए और 39,693 रुपये 4 आना 3 पैसे की रकम इंपीरियल बैंक में जो बाकी है वो बची है। यानी कि बची हुई 39,693 रुपये अभी भी यहाँ पर इंपीरियल बैंक में बची है। अपने लोगों द्वारा जो रकम दी गई है उसमें से अलग अलग जगहों से लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा 25 रुपये या उससे अधिक रकम दी गई है। ऐसे 25,709 रुपये और 4 आने की रकम है। 25 रुपयों से कम रकम देने वालों की कुल 1,000 रुपयों की रकम जमा है तथा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं ऐसी 5,000 रुपयों की रकम है। इन राशियों के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली?
तो बाबा साहब कहते हैं तो वह इसलिए कि लोग रसीद पुस्तक लेकर गए थे, उसे उन्होंने जमा नहीं किया, इसीलिए जानकारी मिल नहीं पाई। हो सकता है उन रसीद बुकों में और रकम जमा हुई हो और ये अधिक रकम लोग खा गए। इस प्रकार की भावना होना स्वाभाविक है। इस सब को दूर करने के लिए लोग जो रसीद बुक लेकर गए हैं और जिन्होंने वे लौटाई नहीं है, वे इकट्ठा रकम के साथ उसे लौटा दें। पुस्तक न लौटाना या रकम न लौटाना धोखाधड़ी है और ऐसी धोखाधड़ी को कानून ने अपराध माना है। ये बात सब लोग ध्यान में रखें। यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कह देते हैं ये समाज का पैसा है और इसलिए इसको हम स्वयं के व्यक्तिगत खर्च में नहीं खर्च कर सकते। अब इस फंड का इस्तेमाल मुंबई में एक हॉल बनाने का मेरा विचार है। इस हॉल से जो आमदनी होगी उससे हम अपने छात्रों की पढ़ाई के खर्च का इंतजाम कर सकते हैं या लोगों के हित के काम किए जा सकते हैं। इसी साल में या अगले साल तक हॉल बनकर तैयार हो जाना चाहिए। इस हॉल को बनाने के लिए हमें 2.25 लाख रुपए कुल खर्च आएगा, ऐसा अंदाज़ा है। आज इंपीरियल बैंक के हमारे खाते में 39,693 रुपये हैं। 4 आना और 3 पैसा भी इसकी रकम है। फिलहाल इमारत की ज़मीन हमने कुछ लोगों को किराए पर दे दी है। जब हम उस जगह हॉल बनाने की सोचें तब उनको नगद खाली करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। इससे हमारी किराए से मिलने वाली आमदनी बंद हो जाएगी। जानकारों के अनुसार हॉल बनाने के लिए 1 लाख रुपयों का खर्चा आएगा तथा हॉल में फर्नीचर आदि चीज़ें लगवाने में 1.25 लाख रुपयों का खर्च आएगा। हो सकता है थोड़ी कम या थोड़ी अधिक रकम खर्च हो, यानी कि मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर बाबा साहब ने दे दिया है। इतनी बड़ी रकम कैसे जुटाई जाए ये एक समस्या है। मुझे अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 रुपये देना लोगों ने तय किया है। उसमें अब तक करीब 11-12 हज़ार रुपये इकट्ठा हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। हीरक महोत्सव की प्रतिज्ञा आप लोगों ने की है, उसे पूरी करने की इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए, वरना ये केवल हवाई किला होकर रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 12,000 रुपये आप लोगों ने इकट्ठा किए हैं और बाकी के 48,000 रुपये भी आप लोगों को इकट्ठा कर लेने चाहिए। आप अगर मुझे 60,000 रुपये देंगे तो मैं अपनी जेब में डालकर ले नहीं जाऊंगा, मैं बेहाल बनने के लिए ही दूंगा। मेरे जीते जी हाल का काम होना चाहिए, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। इसलिए आप रुपया जोड़ने के काम में लग जाएं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम यहीं रोकना चाहेंगे क्योंकि अंबेडकर संदेश ज़्यादा लंबा हो रहा है। यहाँ पर संदेश ये निकल कर आया है कि बाबा साहब ने जीते जी एक हॉल बनाना चाहते थे और बहुत सुंदर हॉल बनाना चाहते थे। ऐसा सुंदर हॉल कि पूरी मुंबई में ना हो। अगले अंबेडकर संदेश में हम ये बात बताएंगे। इसी स्पीच में बाबा साहब कहते हैं तो हम पूरा करेंगे, लेकिन आज के अंबेडकर संदेश में बहुत कुछ सीखने का अवसर आपको मिला। आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला प्रश्न है आज के अंबेडकर संदेश का, आप मुझे बताइए कि बाबा साहब ने ऊंची जातियों से कितना धन इकट्ठा किया था इमारत बनाने के लिए। वो धनराशि आपको जिक्र करनी है कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कृतज्ञ में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। सम्मानित साथियों, ऐसा ही वैचारिकी सेंटर जैसा बाबा साहब चाहते थे, ऐसा ही वैचारिकी सेंटर ये निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। इसमें आप भी अपना मूल्य योगदान करने की तैयारी कीजिए, ज़रूर कीजिए। थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसी तरह से ये वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार होगा। कल के अंबेडकर संदेश में हम अकाउंट नंबर ज़रूर आपको बताएंगे, किस अकाउंट नंबर पर आपको धमदान करना है। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे। मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग ये बात जान सकें कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा क्या है, और साथ ही साथ बाबा साहब की प्राथमिकता में एक हॉल बनाने का इच्छा थी जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।